अभी तक हम लोग बात कर रहे थे थर्मोडायनेमिक्स की, है ना। अब हम बात करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री की। वॉइस क्लियर है सबको? अब ये थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स में क्या डिफरेंस आएगा, देखो इसमें हम बात करेंगे डेल्टा एच के बारे में, और स्पेसिफिकली रिएक्शंस की बात होगी। कोई रिएक्शन हो रहा होगा, उसमें हम एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करेंगे। आप बोलेंगे कि हम एंथैल्पी चेंज ही क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी और इन सब में चेंज क्यों नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं? तो देखिए, गुड इवनिंग बेटा। जब रिएक्शंस की बात की जाती है तो रिएक्शंस ज़्यादातर एज्यूम किए जाते हैं कि प्रेशर कांस्टेंट है, और जब प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर में आप चेंज नहीं ला रहे हो और कोई रिएक्शन हो रहा है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो एनर्जी चेंज आता है रिएक्शन में, उसको हम बोलते हैं डेल्टा एच। क्लियर है बात? इसलिए ही हम लोग डेल्टा एच की बात करेंगे, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन में डेल्टा एच हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका मीनिंग क्या है, और कैसे उस पर न्यूमेरिकल्स आएंगे, उसकी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि भाई कोई रिएक्शन हो रहा है, सपोज किसी रिएक्शन की बात कर रहे हैं हम, ए प्लस बी गिव सी प्लस डी बन रहा है। ये मान लीजिए ए और बी रिएक्टेंट हैं, सी और डी आपके प्रोडक्ट हैं। ये दोनों रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इस रिएक्शन में कितना एनर्जी चेंज आ रहा है? सपोज मान लीजिए, सपोज ए और बी की टोटल एनर्जी कंटेंट जो इसमें है, जिसको हम एंथैल्पी कह सकते हैं, अगर रिएक्शन हो रहा हो एट कांस्टेंट प्रेशर, मान लो एटमॉस्फेयर में हो रहा हो, प्रेशर कांस्टेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी कंटेंट होगा उसको हम एच कह सकते हैं, और एच ऑफ रिएक्टेंट कह सकते हैं। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी कंटेंट होगा प्रोडक्ट का, उसको हम कह सकते हैं एच ऑफ प्रोडक्ट। अब किसी भी रिएक्शन में जो एंथैल्पी में चेंज आएगा उसी को हम बोलेंगे डेल्टा एच। एनर्जी में जो चेंज आएगा, एनर्जी कंटेंट में जो चेंज आएगा, उसको बोलेंगे डेल्टा एच। अब ये डेल्टा एच निकाला जाएगा किससे? एच आर माइनस एच पी से, या आप कहीं कहीं पे एच पी माइनस एच आर से भी निकाल लेंगे। इट डिपेंड्स कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी उसमें से कम से माइनस कर देंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी। इतनी बात क्लियर है सबको? नहीं होगा ना? ये तो वैल्यू, ये मॉड निकालने का तरीका है। ये किसका तरीका है? मॉड निकालने का। वैसे अगर हम बात करें तो एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो क्या है? अगर हमें निकालना है किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, तो उसको डेल्टा एच आर लिखते हैं। ये एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस एच ऑफ रिएक्टेंट होता है। प्रोडक्ट भी क्या होगा? इसके सामने हम सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा का मतलब होगा कि मान लीजिए 3 रिएक्टेंट हैं, तो तीनों का आप ऐड करोगे। जैसे इसकी एंथैल्पी ऑफ ए, एंथैल्पी ऑफ बी, एंथैल्पी ऑफ सी, इन तीनों को ऐड करोगे, इसलिए सिग्मा लगा हुआ है। फिर रिएक्टेंट की एंथैल्पी को ऐड करो, प्रोडक्ट की, सॉरी यहाँ प्रोडक्ट लिखना था, यहाँ पे आएगा सी और डी। प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, ये लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा डी और यहाँ पे आ जाएगा ई, और यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ ए, एंथैल्पी ऑफ बी, एंथैल्पी ऑफ सी, इसको माइनस कर दें। तब इस रिएक्शन की हमको मिलेगी एंथैल्पी चेंज, एनर्जी चेंज।
इतनी बात क्लियर होती है सबको? अब देखिए, अगर हम लोग बात करें कि भाई ये रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, सपोज मान लो ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी चेंज लिखा हुआ है, मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ, ऐसे लिखा हुआ -100 किलो जूल, ऐसे लिखा हुआ पर मोल, ऐसे लिखा है, ठीक। तो यहाँ पे जब भी रिएक्शन में इस तरीके से माइनस साइन करके लिखा होता है, एनर्जी, एनर्जी लिखी होती है माइनस साइन करके, तो इसका मतलब होता है, एनर्जी अगर ऐसे लिखा है तो इसका मतलब होता है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। मतलब इस रिएक्शन में आपको हीट देनी पड़ रही है, हीट गिवन टू द सिस्टम, हीट आप दे रहे हो, ठीक है। रिएक्शन हीट आप नहीं दे रहे हो, बेसिकली एटमॉस्फेयर से हीट एब्जॉर्ब कर रही है, हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ऐसा बोलते हैं। और जब भी ये एनर्जी माइनस में होती है तो ऐसे केसेस में डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आता है पॉजिटिव। मतलब एनर्जी का जो साइन होगा उसका ये अपोजिट आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कोई रिएक्शन ऐसा हो रहा हो, जैसे मान लो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता और CO2 बनाता हो, और यहाँ सपोज प्लस साइन के साथ लिखा हुआ है 500 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो 500 किलो जूल पर मोल यहाँ पे प्लस में लिखा हुआ है ना, जब एनर्जी इधर प्रोडक्ट साइड में प्लस में लिखा होता है मतलब एनर्जी रिलीज हो रही है, जब रिएक्शन हो रहा है तो एनर्जी रिलीज्ड, ये एनर्जी रिलीज हो रही है। अब इस केस में डेल्टा एच आता है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये आएगा, जो भी वैल्यू दी होगी उसको निगेटिव में कर दीजिए, अपोजिट कर दीजिए। क्लियर है बात इतनी? हाँ, ये एक्सोथर्मिक है, तो इसका मतलब एक्सोथर्मिक के लिए क्या देख पा रहे हो आप, डेटा, डेल्टा एच निगेटिव। और यहाँ पे हमने देखा कि एंडोथर्मिक के लिए रिएक्शन के लिए डेल्टा एच क्या था, पॉजिटिव। ओके है बात इतनी? हाँ हाँ, सब दिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग एक एक करके क्या चीज है इसमें, है ना। अब देखो, थर्मोकेमिस्ट्री में एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे हम लोग केमिकल इक्वेशन बोलते हैं ना, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो केमिकल इक्वेशन कैसे बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन हम बोलते हैं कि सपोज कोई चेंज हो रहा हो, उसको अगर आप सिंबल से और उसके मॉलिक्यूलर वेट वगैरह से, मॉलिक्यूलर फार्मूला से रिप्रेजेंट कर दो, तो उसको आप बोलते हो कि वो केमिकल इक्वेशन है। केमिकल चेंज को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, केमिकल चेंज रिप्रेजेंटेड बाय symbols of element and molecular formula of compound। तो इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने बोला कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो हमने बताया कि ये केमिकल चेंज ये हो रहा है। अब इसको हम अगर फॉर्मूला वगैरह से रिप्रेजेंट कर दें तो उसी को केमिकल इक्वेशन बोलेंगे।
तो कार्बन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से, तो कार्बन को सिंबॉलिक ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्सीजन गैस होती है O2 लिखते हैं और ये CO2 बन गया। तो ये इक्वेशन बन गया ना। इसी तरीके से किसी एक केमिकल इक्वेशन हो रहा है, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसको थर्मोकेमिकल इक्वेशन कैसे लिखी जाती है उसकी ये बात कर रहे हैं। ठीक, देखो, व्हेन फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शन ऑफ रिएक्शन नहीं बोलेंगे, व्हेन फिजिकल स्टेट्स ऑफ रिएक्शंस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मेंशन्ड, and enthalpy change is mentioned इन केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन में ये दोनों चीजें आप मेंशन कर देते हो तो वो केमिकल रिएक्शन थर्मोकेमिकल इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब कि एनर्जी चेंज को भी शो कर दो, तो वो हो जाएगा थर्मोकेमिकल इक्वेशन। जैसे मान लो हमने ऐसे लिखा H2 गैस, ऐसे हमने लिख दिया H2 गैस हाफ O2 गैस, ये रिएक्ट करके बना रहा है H2O लिक्विड, और यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा H इज इक्वल टू, सपोज कुछ भी लिखते वैल्यू, वैल्यू तो हमें याद करनी नहीं है, कोई वैल्यू तो हमें मिलेगी, ऐसे लिखा हुआ है, देख पा रहे हैं। तो अब इसमें हमने क्या किया, जो रिएक्टेंट थे उनका फिजिकल स्टेट लिख दिया, प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट लिख दिया और डेल्टा H लिख दिया, तो इसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्लियर है बात इतनी? अब देखो, ये जो केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है उसमें एंथैल्पी चेंज को हम बोलेंगे चेंज, एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन बोल देंगे। जो टोटल आपकी प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस टोटल रिएक्टेंट की एंथैल्पी करने से निकल आएगी। किसी रिएक्शन में पॉजिटिव होगी, किसी रिएक्शन में नेगेटिव होगी। अगर पॉजिटिव होती है ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो हम बोलते हैं कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, और अगर निगेटिव आता है तो बोलते हैं कि हीट इवॉल्व हो रहा है, निकल रहा है। क्लियर है बात? अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं कि ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को अलग अलग कैसे डिनोट कर सकते हैं, कैसे कैसे हम लोग इसको बोल सकते हैं। और इसमें अगर हम डेल्टा H ऑफ रिएक्शन को देखें तो ये डेल्टा H ऑफ रिएक्शन जो निकाला जाता है इसको हम बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ये अभी बता चुके हैं, आप बोलेंगे दोबारा क्यों बता रहे हैं। कहीं ऐसे लिखा हो डेल्टा HR नॉट करके, ऐसे जीरो इसके ऊपर लगा हुआ हो, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, इसके आगे एक वर्ड लगा देंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। अब ये कब होगा? ये होगा स्टैंडर्ड कंडीशन में। स्टैंडर्ड कंडीशन देखिए, हम लोग थर्मोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन क्या लेंगे ये बता देते हैं आपको। थर्मोकेमिस्ट्री में स्टैंडर्ड कंडीशन जो हम लेते हैं वो होगी सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो, उसका प्रेशर होना चाहिए 1 atm। अगर कोई चीज सॉल्यूशन फॉर्म में है, मतलब किसी के साथ मान लो ऐसे लिखा हुआ है X, इसके साथ एक्वस लिखा हुआ है AQ, AQ का मतलब होता है वाटर में सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन इन वाटर। तो ये सॉल्यूशन बन गया, तो यहाँ पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए 1 मोलर। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए 1 मोल पर लीटर।
क्लियर है बात? ठीक। और ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट करते हैं, ये हम देखते हैं कि कैलकुलेट करते हैं 1 मोल के लिए, फॉर 1 मोल रिएक्शन में इसको हम 1 मोल के लिए कैलकुलेट करते हैं। अब देखते हैं क्या क्या फॉर्म हमें देखने को मिल सकता है। इस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम कैसे कैसे अलग अलग फॉर्म्स में बोल सकते हैं। इसमें सबसे पहला जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। डेल्टा एच एफ से डिनोट करते हैं। जैसा आपको वर्ड से पता लग रहा है, फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का मतलब कोई सब्सटेंस क्रिएट होगा, ठीक है। अब जो सब्सटेंस क्रिएट होगा उसमें ध्यान रखना है कि सब्सटेंस 1 मोल बनेगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 1 मोल के लिए हम डिफाइन करेंगे। होती क्या है पहले इक्वेशन से समझते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। जैसे मान लो हम बोले कि हमें वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करना है, ठीक है। तो किस इक्वेशन से डिफाइन कर सकते हैं? देखो, जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिफाइन करना है उसके 1 मोल फॉर्म होने चाहिए। अब किससे किससे बनेंगे? देखो, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O लिक्विड, और ये गैसियस स्टेट में, ये गैसियस होना चाहिए। अब यहाँ पे इसका 1 मोल बन रहा है, आप देख पा रहे हैं 1 मोल फॉर्म होगा, तब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो आएगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच एफ। और ये जो 1 मोल बनना चाहिए उस कंपाउंड का, वो किससे बनना चाहिए? फ्रॉम देयर एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। अब स्टैंडर्ड स्टेट से क्या मतलब है, ठीक है, या हम कह सकते हैं नेचुरल स्टेट, नेचर में वो कैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो पहले एक बार डिफाइन करते हैं। इट इज एंथैल्पी चेंज। डेफिनेशन पे ध्यान रखिएगा, दीजिएगा, इसी से सारा मामला निकलने वाला अपना क्वेश्चन का। इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is formed from its element in their most abundant naturally occurring form, जिसको हम लोग रेफरेंस स्टेट भी बोल सकते हैं। अब देखो, इसी को बोलेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एक टर्म लिया हमने, रेफरेंस स्टेट या मोस्ट एबंडेंट नेचुरली अकरिंग स्टेट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उस कंपाउंड के 1 मोल को हम क्रिएट करेंगे, और किससे क्रिएट करेंगे? उसके एलिमेंट से क्रिएट करेंगे। जैसे वाटर बनाना था तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हमने क्रिएट किया, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वो स्टेट होनी चाहिए जिसपे वो नेचर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे नेचर में हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है सबसे ज़्यादा, और ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमने बताया कि भाई वाटर का 1 मोल बना दो, H2 के गैसियस ले लो, ऑक्सीजन के गैसियस ले लो। अब 1 मोल बनाना है तो यहाँ पे ऑक्सीजन O1 होगा, हाइड्रोजन डबल होंगे, तो यहाँ पे H2 ले लिया, यहाँ पे हाफ O2 ले लिया। ये बन गया इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन। ओके है बात? ठीक। अब देखो, जैसे
अब ये जो रेफरेंस स्टेट होती है सबकी क्या क्या होती है पहले उसको जान लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एलिमेंट है और यहाँ पे लिख देते हैं रेफरेंस स्टेट, क्योंकि अगर आपको रेफरेंस स्टेट नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चंस के साथ डील कैसे करेंगे। मान लो हम बात करते हैं कार्बन की, तो कार्बन वैसे तो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन इनके फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो स्टेट है कार्बन की वो ग्रेफाइट होगा। फिर अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर S8 के फॉर्म में होता है और इसके यहाँ पे लिखा होगा रोम्बिक। अगर हम बात करते हैं फॉस्फोरस की, तो फॉस्फोरस नेचर में P4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और यहाँ पे लिखा होगा वाइट फॉस्फोरस। वाइट, रेड, ब्लैक होते हैं। वाइट फॉस्फोरस सबसे ज़्यादा स्टेबल नेचुरली अक्रिक आपका फॉस्फोरस होता है, जिसकी क्वांटिटी नेचर में सबसे ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ऑक्सीजन O2 गैस के फॉर्म में होता है। फिर उसके बाद अगर हाइड्रोजन की बात करो एलिमेंट की, तो हाइड्रोजन नेचर में H2 गैस के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें ब्रोमीन की, Br, तो Br जो होता है ना, ये Br2 के फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर आप किसी भी मेटल की बात करते हो तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? मेटल सॉलिड फॉर्म में। लेकिन केवल एक कौन सा मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे? मरकरी। मरकरी अगर ले रहे हो किसी रिएक्शन में तो वो लिक्विड स्टेट में लेना पड़ेगा आपको, अगर आप किसी का फॉर्मेशन का रिएक्शन लिख रहे हो तो। ओके है बात इतनी? जैसे अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन आपका N2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम बात करें आयोडीन की, तो I2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है आयोडीन, और ये होता है सॉलिड। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को अब किसी रिएक्शन का अगर हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसके लिए फार्मूला क्या यूज़ करेंगे हम। हमने ये तो समझ लिया कि अच्छा ठीक है, इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे। अब इक्वेशन देखो, जैसे मान लो हमको CO2 के लिए लिखना है, डेल्टा HF फॉर CO2 हमें लिखना है। तो यहाँ पे अगर लिखा हुआ है ऐसे, कार्बन डायमंड प्लस O2 गैस गिव्स CO2 गैस। अब इसके लिए ये डेल्टा H की वैल्यू कुछ दी हुई है, कुछ भी जो भी दी हुई है, तो इस X किलो कैलोरी मान लो दिया हुआ है पर मोल, तो इसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं क्या? CO2 बन रहा है 1 मोल, देख रहे हैं आप, लेकिन ये किससे बन रहा है? कार्बन डायमंड से बन रहा है। और हमें कौन सा चाहिए? सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होता है? ग्रेफाइट होता है ना। तो इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का स्टेट क्या है? कार्बन स्टेट इज नॉट डायमंड। ओके है बात? हाँ, ग्रेफाइट, सॉरी, नॉट ग्रेफाइट, डायमंड तो है। आपके दिमाग में चल रहा होगा कि बेसिकली क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्या होगा, हाँ, या कुछ और। हाँ, मोस्ट, उसका फॉर्मेशन मोस्ट नेचुरल अकरिंग स्टेट वाले एलिमेंट से ही होगा। ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, कौन सी टेबल? हाँ, ये जो रेफरेंस स्टेट वाली थी वो तो करना पड़ेगा।
जैसे देखो, ध्यान से समझो, ये बड़ी बेसिक चीज़ है, ये आ गया तो बहुत ईजी है। जैसे हमें लिखना है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन फॉर ग्लूकोज, सपोज लिखना है, ठीक है, हमें ग्लूकोज के लिए लिखना है ये, ठीक। तो ग्लूकोज को का फॉर्मूला हमें पता है C6H12O6 होता है। अब C6H12O6 को किससे बनाएं, इस ग्लूकोज को हम किससे बनाएं कि ये डेल्टा HF फॉर्मेशन का रिएक्शन हो जाए। तो कार्बन, हाँ, 6 कार्बन ले लो, ग्रेफाइट, भाई 6 कार्बन दिख रहे हैं यहाँ पे, 6 मोल। हाइड्रोजन आपको 12 लेने हैं तो 6H2 ले लें। ऑक्सीजन आपको कितने लेने हैं, 6 लेने हैं। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है तो यहाँ 3O2 ले लें। क्लियर हुई बात, ये बन जाएगा ग्लूकोज। तो ये रिएक्शन है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन के लिए। अब यहाँ पे जो भी डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आएगा, जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा, यू कैन से दिस डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। ओके, ठीक। अब जैसे मान लो हमारे पास ये आ जाता है, सपोज सपोज हमारे पास ऐसे लिखा हुआ CO गैस प्लस हाफ O2 गैस गिव्स CO2 गैस। अब यहाँ पे डेल्टा एच है कुछ, ठीक है, रिएक्शन का कुछ भी दिया हुआ है, y किलो कैलोरी दिया हुआ है। तो क्या इस y किलो कैलोरी पर मोल को हम डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन कह सकते हैं? ये डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन तो है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है तो होगा भाई। इसको डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 बोला जा सकता है क्या? जब तक ये CO2 एलिमेंट से नहीं बनाई जाएगी। ये देखो, ये कंपाउंड है, देख रहे हो, ये कंपाउंड है ना। किससे बनाना है हमको? फॉर्म किससे करना है? एलिमेंट से करना है, कंपाउंड से नहीं करना है कभी भी। अगर कंपाउंड से करते हुए रिएक्शन लिखा हुआ है तो वो फॉर्मेशन का रिएक्शन नहीं है। क्लियर है? इट इज नॉट रिएक्शन ऑफ 1 मोल बन रहा है जरूर, लेकिन एलिमेंट से नहीं बन रहा है, कंपाउंड से बन रहा है। इट इज नॉट रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। ओके, ठीक। अब फॉर्मेशन, अगर आपको सबकी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर आपको मालूम है तो आप रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकाल सकते हो। कैसे? डेल्टा HF अगर हमें निकालना है तो सिग्मा HF ऑफ प्रोडक्ट ले लीजिए, मतलब सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन का एंथैल्पी ऐड कर दीजिए, माइनस सिग्मा HF ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल वे में हम लिख दें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं टोटल एंथैल्पी ऑफ ऑल प्रोडक्ट, टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना। ठीक, अब देखो, ये जो एलिमेंटल स्टेट वाले हैं ना, जितने भी एलिमेंटल स्टेट में जो लिए जाते हैं उनका हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 लेते हैं। ये नोट करके ये लिख लेते हैं हम लोग, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंथैल्पी
of formation of element in their reference state is taken to be ज़ीरो। इसको क्या लेना है हमें? ज़ीरो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो रिएक्टेंट आप एलिमेंटल ले रहे हो तो वो तो ज़ीरो हो गया ना, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो हो गई। रिएक्टेंट तो आप एलिमेंटल ही ले रहे हो, तो एंथैल्पी ऑफ ऑल प्रोडक्ट जो होगा वही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। ठीक, अब इस पे हम लोग करते हैं क्वेश्चन, किया जाए। देखो क्वेश्चन क्या है, कैसा क्वेश्चन आएगा। सिंपल प्लस माइनस करना होता है रिएक्शन में, ध्यान रखना होता है। आपने वो पढ़ा हुआ है 10th में, N2O5 गैस के लिए निकालना है आपको डेल्टा HF फॉर्मेशन स्टैंडर्ड स्टेट में किलो जूल पर मोल में, ये कैलकुलेट करना है। डेटा आपको क्या दिए हुए देखो, एक डेटा ये दिया हुआ है, दूसरा डेटा दिया हुआ है ये, तीसरा डेटा दिया हुआ है डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ NO गैस, दिस इज गिवन टू यू 90.2 किलो जूल पर। ठीक है, देखो एक एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये दिया हुआ है इस रिएक्शन का, दूसरा इसका दिया हुआ है, तीसरा NO के फॉर्मेशन का दिया हुआ है। तो NO के फॉर्मेशन का भी इक्वेशन हम लिख लेते हैं। NO फॉर्मेशन हो रहा है तो N2 गैस हाफ लिख दें, हाफ O2 गैस गिव्स NO गैस। ये लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इसका इक्वेशन बना के नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम इक्वेशन बना रहे हैं। यहाँ पे हम लिख ले डेल्टा H इज इक्वल टू 90.2 किलो जूल पर मोल। ये क्वेश्चन है। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन का फॉर्मेट था इतना, इसको हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो, अब करना क्या, निकालना है डेल्टा HF ऑफ N2O5। स्टैंडर्ड स्टेट में सब दिए हुए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन निकालना है N2O5 गैसियस के लिए। तो N2O5 गैसियस के लिए निकालना है तो इसको हम पहले इसका इक्वेशन लिखें। क्या बनाना है हमें, N2O5 बनाना है गैसियस, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बनेगा ये, ऐसे लिख दे। और यहाँ 5 ऑक्सीजन चाहिए ना हमें, और O2 में कितने होते हैं, 2 होते हैं एटम्स, हमें 5 चाहिए, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, 5/2 O2 लिख सकते हैं। भाई ये नंबर का जब मल्टीप्लाई करते हो, जैसे हम 2 O2 लिखते हैं तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4 एटम्स होते हैं ना, यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 करोगे तो 5 आ जाएगा। तो कभी भी ऐसी सिचुएशन दिखाई दे 5 7 इस तरीके के ऑड नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, बाई 2 करके लिख देते हैं। तो 5/2 O2 गैसियस इज इक्वल टू N2O5 गैसियस बन गया। ये है आपका बेसिक रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन का एंथैल्पी आ जाए तो वही हो जाएगा हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इतनी बात सब लोग समझ रहे हैं। ये क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए थर्मोकेमिकल इक्वेशन हमने लिख लिया जिसके लिए निकालना है। अब ये बिल्कुल मैथमेटिक्स है, सिंपल। जो इक्वेशन आपको चाहिए और जो इक्वेशंस आपको गिवन है उन इक्वेशंस को यूज करके ये इक्वेशन बनानी है। देखो ध्यान से क्या देखना है, N2 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में है, हमें लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए N2।
देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें ये इक्वेशन हमने बनाया है, इसमें n2 लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक, क्लियर है बात इतनी। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में n2 है। अगर हम O2 की बात करें तो यहाँ 5/2 O2 हमें चाहिए, इसमें आपका है O2 लेफ्ट हैंड साइड में O2 हाफ है, और इन इक्वेशंस में देखो लेफ्ट हैंड साइड में O2 1 1 है, तो 1 + 1 2 और 2 + हाफ कितना हो जाएगा बताइए, 5/2 O2 हो जाएगा क्या? थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है। तो हमें तो चाहिए 5/2, देख पा रहे हैं ना, 5/2 चाहिए, तो क्या करें, देखो तीन ये इक्वेशन 1 है हमारा, नंबरिंग कर देते हैं ना, ये 2 है, 2 + हाफ 5/2 ही तो होगा, ये थर्ड इक्वेशन है, ठीक। अब देखो हमें चाहिए क्या क्या, हमें चाहिए n2, हमें चाहिए 5/2 O2, हमें चाहिए N2O5 सिंगल, इतना हमें चाहिए, ठीक। तो क्या करें, लेफ्ट में चाहिए ये, राइट में चाहिए ये। अब इन तीनों इक्वेशन को यूज करते हैं, देखो ये 2NO + O2 और ये 2NO2 है। अच्छा, इक्वेशंस का एक पैटर्न होता है, अगर आप रिएक्शंस को ऐड करते हो, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड होती है और राइट हैंड साइड से राइट हैंड ऐड होगा। अगर रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लेफ्ट से लेफ्ट सब्ट्रैक्ट होगा और राइट से क्या होगा, राइट सब्ट्रैक्ट होगा। इतनी बात समझ आती है सबको, ठीक। तो यही करना है हमको, यहाँ पे हमें इन तीनों इक्वेशन को यूज करके फाइनल इक्वेशन अपनी लानी है। तो देखो यहाँ पे 4NO2 है, यहाँ पे 2NO2 है। अब इन दोनों को अगर हमें हटाना है, क्योंकि हमारे इक्वेशन में ये है नहीं जो हमें फाइनल चाहिए, इसका मतलब इसको हमको हटाना है। तो अगर इसको हमें हटाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इस रिएक्शन को हाफ कर दें, पूरी रिएक्शन में 2 से डिवाइड कर दें, देख पा रहे हो सेकेंड वाली को, जब पूरी रिएक्शन में सेकेंड 2 से डिवाइड करोगे तो ये भी हाफ हो जाएगा, इसमें भी डिवाइड होता है 2 से। तो इसको हाफ करो, इसको हाफ करो और इसको हाफ करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। या कुछ और कर सकते हैं हम, NO को भी हटाना है ना, ओके 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 ओके। देखो पहले ऐसा करो, ये इक्वेशन N2 है, ये O2 है, तो हमें चाहिए N2, तो यहाँ पे हाफ N2 है, तो इसमें पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 का, पहले इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें, नई इक्वेशन बनाए। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे करोगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पे करोगे तो 2NO बन जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक, ये बन गया अपने पास। अब अगर हम लोग इसको, ये बन गई अब नई इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन बन गई हमारी, ठीक। अब अगर हम लोग इसको माइनस करें, यहाँ पे 2NO और यहाँ पे 2NO2 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, इस इक्वेशन में भी, फर्स्ट में भी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें। अभी हमने किस में किया था, थर्ड में किया था, अब इसमें करते हैं, देखते हैं। 4NO गैसियस बन जाएगा और ये 2O2 गैसियस हो जाएगा और ये 4NO2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, एंथैल्पी में भी 2 का कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है 90.2, तो अब इसके लिए हो जाएगा 2 × 90.2, इसको सॉल्व कर लो तो 180.4 हो जाएगा। यहाँ भी मल्टीप्लाई किया तो ये डबल हो जाएगा, 114 का कितना हो जाएगा, 228। यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। अब हमें नई इक्वेशन मिल गई, एक मिली ये वाली फिफ्थ, एक मिली ये फोर्थ, और एक ये सेकंड वाली बीच वाली है। अब इन सबको यूज़ करते हैं। अब क्या करो, सबको प्लस कर दो,
सबको जब प्लस करोगे तो लेफ्ट से लेफ्ट ऐड होगा और राइट से राइट ऐड होगा। तो प्लस कर लेते हैं किसको किसको, फिफ्थ को, सेकंड को और फोर्थ को। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या है देख लेते हैं। एक में है 4NO प्लस 2O2 और दूसरे में है 4NO2 प्लस O2। फोर NO प्लस 2O2, दूसरे में है क्या, तीसरे में है N2 प्लस O2, सब गैसियस है। और बीच वाली जो थी उसमें क्या था, 4NO2 प्लस O2। ये तो लेफ्ट हैंड साइड का मामला हो गया। अब राइट हैंड साइड का देखें। राइट में देखो क्या है, राइट में ये वाली में 4NO2 और सेकंड वाली में 2N2O5 और थर्ड वाली में 2NO, यही है ना, 4NO2, 2N2O5 एंड 2NO। ये है, देख पा रहे हैं। अब देखो जो इक्वल चीजें हैं वो कट रही हैं क्या, 4NO2 से 4NO2 कट गया। ठीक है, अब आपका NO से यहाँ पे 4NO आना चाहिए, हमें इक्वेट करना है ना। इधर 2NO है और यहाँ पे क्या आ गया, 4NO आ गया। इससे बात नहीं बनेगी, कैसे बन सकती है। हमें देखो आइडियली हमें इक्वेशन से करना क्या है, इक्वेशन से हमें करना ये है कि इन तीनों को यूज़ करके हमें इस तरीके से बनाना है कि लेफ्ट में N2 आ जाए, राइट में 5/2O2 आ जाए इधर, और ये राइट में N2O5 आ जाए सिंगल। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सोचो ध्यान से ज़रा इक्वेशंस को। किस में किसका मल्टीप्लाई करें, हाँ, इसमें तो 2 का करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ तो N2 है, तो ये प्रोसेस तो सही हुआ। अब नेक्स्ट प्रोसेस में यहाँ पे 2NO2 था तो यहाँ पे हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बात। तो 2 का कर दिया तो इधर 4NO आ गया। अब यहाँ पे NO2 ही है, हमें 4 चाहिए, तो क्या करें, डबल कर देते, रुको इसको डबल कर दो, मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई ना करके 4 से मल्टीप्लाई करो। इस स्टेप को हम चेंज करते हैं। देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करें, ये 4/2 हो गया, तो ये 2N2 बन गया। ये 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2O2, और ये क्या बन जाएगा, 4NO। ठीक, अब हम लोग प्लस करते हैं और कट करने की कोशिश करते हैं। ये चेंज हुआ, 2N2, 2O2 और 4NO। टू एन टू, 2O2 और ये 4NO, ये चेंज आया ना। अब देख लो अब क्या बन रहा है सीन, ये 4NO2 से 4NO2 कट जाएगा, ये 4NO से 4NO कट जाएगा, है ना। अब यहाँ पे अगर देखो तो ये बन जाएगा 2N2 और ये 2O2, 2O2, 4O2 आ जाएगा और ये 5O2, है ना। और ये बन जाएगा 2N2O5। ओके है। यहाँ पे हीट को भी 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे हमने 2 से किया था ना, 4 से कर देते हैं। 4 टाइम्स कर दो इसको, कितना आएगा, 4 टाइम्स कर दो तो 90 है ना, तो 90 का कितना हो जाएगा। ठीक है, अब जो काम हमने लेफ्ट से लेफ्ट को ऐड किया, राइट से राइट को ऐड किया, एंथैल्पी में भी वही काम होगा। तो यहाँ पे एंथैल्पी में भी वही काम हम लोग कर लेते हैं। क्या करना है हमको, इसकी एंथैल्पी
इसकी एंथैल्पी और एक और किसकी थी, इसकी, सबको ऐड कर दो। -228 -102 एंड 360.8। जो आपने हमने इसमें किया था -228। ये तो ले लिया था, एक और था ना, ये तो इसको ही चेंज करके लिया है ना, ये ले लिया, ये वाला रह गया -102.6। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है वैल्यू देखो। प्लस में आ रहा, देख लो भाई, तुम लोग टॉस कर लो। हाँ 102.6 है, 100 ऐड करो इसमें तो ये बन गया 328 है ना, और 330 बन गया, 330.6 आ गया, तो 330.6, तो यहाँ पे पहले तो 0.2 बचा, और 30.2 20 कहाँ से कर दिया तुमने, 30 आएगा ना। ये 330 बन गया, 330.6, 330.6 हो गया तो 30.2 आ गया, ये आ गया किलो जूल पर मोल। अभी भी जहाँ पहुँचना चाहते थे वहाँ नहीं पहुँचे, हमें तो या इस पे पहुँचना था। N2 + 5/2 O2 gives N2O5। अब क्या करें, हमारा जो हमें मिला है वो किसका मिला है, डबल का मिला है, तो हाफ कर दें, बन जाएगा, इसको हाफ कर लें, तो इक्वेशन क्या बनेगी, N2 + 5/2 O2 gives N2O5। सब में हाफ से डिवाइड हो जाएगा ना, अब सब में हो रहा है तो इसमें भी हाफ से डिवाइड होगा, एनर्जी में भी, तो डेल्टा H में भी डिवाइड कर दो, तो कितना आ गया 15.1। क्लियर है बात समझ में ये आई आपको थोड़ी सी, कि जो भी आपको जिसका भी फॉर्मेशन चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल उसका लिखो, फिर जो भी आपको इन्फॉर्मेशंस अलग अलग इक्वेशंस के लिए दी हैं उन इक्वेशंस को यूज़ करके ऐसे किसी में किसी का मल्टीप्लाई करो नंबर का, किसी को प्लस करो, किसी को माइनस करो, वो ऐसे करना है कि आपको फाइनल इक्वेशन ये मिल जाए। हमें फाइनल इक्वेशन ये मिली, इसके लिए हमने पहले निकाला सबको काट पीट करके, फिर उसके बाद हमने देखा फाइनल हमें ये नहीं चाहिए था, इसका हाफ चाहिए था, N2 चाहिए था, 5/2 चाहिए था, यहाँ पे ये नहीं चाहिए था, 1 चाहिए था, तो हमने 2 से फिर से डिवाइड कर दिया। जब इक्वेशन में डिवाइड करोगे, जो काम इक्वेशन में करोगे वही काम उसकी हीट में भी करोगे। ओके, यहाँ पे डबल किया था ना इक्वेशन का, देखो ये देखो, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन को हमने डबल किया था 4NO करके, फिर इसी वजह से तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था, 4NO को उड़ाना था, काटना था। ठीक है, एक और करें, एक दो क्वेश्चन आप कर लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब हम लोग करते हैं, हाँ, अरे नहीं 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 नहीं, आपका एक बार दिमाग चलने लगेगा ना, आपको इजी लगेगा, आप परेशान नहीं हो। ये तो मैंने आपको पता है ये किससे करवा दिया आपको क्वेश्चन, ये हमारे पास जो सबसे अच्छा कोचिंग है, सबसे अच्छा जो कोचिंग इंस्टीट्यूट, पुराना कोचिंग इंस्टीट्यूट है बंसल ना, उसकी शीट का क्वेश्चन करा दिया। तो उसके शीट के क्वेश्चन तो हैवी होते हैं, उसमें कुछ हैवी नहीं है। अभी देखो मैं तुमको सिखाती हूँ, बुक दे दो। अभी मैं तुमको बहुत मस्त सिखाती हूँ, देखो वो ब्लू बुक, बुक अभी तुम बोलोगे या क्या है मैम, ये तो सिंपल प्लस माइनस है।
बट एक बार समझ आना चाहिए चीज़, अगर नहीं समझ में आती है तो नहीं होता है, ये बात तो आपकी सही है। और मैं तो आपको सिखा के ही आऊँगी, ठीक। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, जब मैं आपके साथ हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो हम लोग करते हैं एक और फॉर्मेशन का क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मेशन 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 चलो इनकी शीट का ही कर लेते हैं। इजी सा, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। डेटा क्या दिए हुए क्वेश्चन में, पहले वो देखते हैं। डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaO सॉलिड दिया हुआ है, कैल्शियम ऑक्साइड का दिया हुआ है 1 - 152 किलो कैलोरी पर मोल। फिर दिया है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CaC2, ये भी एक सॉलिड है कैल्शियम कार्बाइड, इसके लिए -14 किलो कैलोरी पर मोल। फिर दिया है डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, दैट इज -26 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मच heat will be required at constant pressure to form 1.28 kg of CaC2 from CaO and CS। अब देखो क्वेश्चन इन्होंने बोला कि हमें CaC2 बनाना है कैल्शियम ऑक्साइड से और कार्बन सॉलिड से, ठीक है। इसके लिए हमें एक अमाउंट दिया हुआ है और उसके लिए कितनी हीट है वो निकालनी है। तो अगर हम 1 मोल के लिए निकाल ले तो हम इसके वेट के लिए निकाल सकते हैं, तो पहले हम 1 मोल के लिए निकालते हैं। इक्वेशन क्या लिखे देखो, CaC2 बनाना है हमको, तो जो चीज़ बनानी है उसको राइट हैंड साइड में कर दे। ये बनाना है हमें, किससे बनाना है, CaO से और कार्बन सॉलिड से, ठीक है। अब CaO और कार्बन सॉलिड से मिल करके इसको बनाना है, तो अगर हम देखें तो इसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं CaO + C। अगर हम देखते हैं तो ये इक्वेशन आता है, यहाँ पे 3C होता है और ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप बोलोगे कि मैम ये हम इक्वेशन कहाँ से पता लगाएंगे, जब हम लोग S ब्लॉक पढ़ेंगे ना अभी, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक। कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। तो अब हमें इक्वेशन पता लग गई कि हमें अगर इसका 1 मोल बनाना है, उसके लिए अगर हम इस रिएक्शन के लिए अगर हम डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन हम पता कर ले तो हमें पता चल जाएगा कि 1 मोल बनाने के लिए हमें कितना हीट चाहिए, ठीक है। तो मतलब हमारा जो टारगेट रिएक्शन है वो क्या है, यही है, हमें यही अचीव करना है, ये रिएक्शन। अब जो हमें डेटा दिए हुए हैं उनसे हम इसको कैसे अचीव कर सकते हैं वो सोचना है। CaO सॉलिड + 3C सॉलिड गिव्स CaO2 सॉलिड + CO गैस, ये बनाना है इनके इक्वेशन से। तो पहले इनके इक्वेशन लिखें, ये फॉर्मेशन है इनके, CaO का फॉर्मेशन है, तो कैल्शियम तो आपका सॉलिड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आपको पता है, यहाँ लिख दें। CaO बनाना है, ½ O2 लिख दो। इनके फॉर्मेशन दिए तो इनके फॉर्मेशन का इक्वेशन लिख लेते हैं। ओके है बात। और ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है, इतनी, ये स्टेप सबको क्लियर है।
नहीं है तो बता दीजिए। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन दिया है तो हम सोच लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा कैल्शियम सॉलिड से और ऑक्सीजन गैस से। कैल्शियम सॉलिड लिख दिया, हाफ O2 लिख दिया। हाफ O2 क्यों लिखा? क्योंकि ऑक्सीजन का एक ही चाहिए, O2 है यहाँ पे तो हाफ कर देते हैं, CaO बन गया। ये हीट दिया हुआ। अब CaC2 का लिखा है तो इसका भी लिख देते हैं, यहाँ पे ग्रेफाइट लिख दे और ये आपका क्या बन जाएगा? थर्ड वाला देखो CO गैस है तो ये कार्बन ग्रेफाइट से बनेगा, या कार्बन सॉलिड भी लिख सकते हो। कार्बन ग्रेफाइट से बनेगा और किससे बनेगा? ऑक्सीजन गैस से बनेगा, एक ही चाहिए तो हाफ O2 लिख दे। अब क्या करना है? अब इन तीनों इक्वेशन को यूज करके कुछ ऐसा करना है कि ये इक्वेशन हमें मिल जाए। अब इस इक्वेशन में देखो राइट हैंड साइड में CaC2 है और CO आपका राइट हैंड साइड में। हमारे पास जो इक्वेशन है वो उसमें CaC2 लेफ्ट में है, CO आपका लेफ्ट में। कोई भी चीज जो लेफ्ट में है अगर उसको राइट में करना है तो रिएक्शन को रिवर्स कर देते हैं, और जब भी आप रिएक्शन को रिवर्स कर, सॉरी यहाँ पे CaC2 आपको राइट में दिख रहा है और CO भी यहाँ पे आपको राइट में ही दिख रहा है थर्ड इक्वेशन में, तो दोनों चीजें राइट में हैं, जहाँ पे चाहिए वहीं पे हैं। अगर जहाँ पे चाहिए वहाँ पे नहीं है, साइड चेंज है, तो हम लोग उसको रिवर्स कर देते हैं। जब रिएक्शन रिवर्स किया जाता है तो साइन भी चेंज हो जाता है इसका, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये राइट साइड में है और ये भी राइट साइड में है जो हमें चाहिए। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन में तो ये भी राइट साइड में है और ये भी राइट साइड में, ठीक है। इतनी बात अपने को समझ आती है कि अगर इस इक्वेशन इसको और इसको ऐड करो तो राइट हैंड साइड में तो हमें ये मिल जाएगा। लेफ्ट में देखते हैं क्या मिलता है। लेफ्ट में मिलेगा हमें Ca सॉलिड, 2 कार्बन ग्रेफाइट और यहाँ पे कार्बन ग्रेफाइट, तो ये कार्बन ग्रेफाइट 3 कार्बन ग्रेफाइट मिल जाएंगे। यहाँ तक की बात ओके है। लेकिन कैल्शियम सॉलिड मिलेगा, यहाँ पे हमें CaO सॉलिड चाहिए। अब हमें चाहिए CaO सॉलिड और हमें मिल रहा है कैल्शियम सॉलिड, तो हम क्या करें, इसको हटाना है और इसको लाना है, ठीक। अब यहाँ पे CaO राइट में है, इसको हमें लाना है लेफ्ट में, क्योंकि हमें लेफ्ट में चाहिए अपनी टारगेट इक्वेशन में। तो इसको रिवर्स करेंगे, पहले इक्वेशन को देखो कैसे रिवर्स करें। क्या क्या स्टेप्स ध्यान रखते हैं हम। अगर कोई चीज लेफ्ट में है स्टेप्स लिख देती हूँ तो याद रहेंगे। इफ एनी थिंग इन लेफ्ट एंड वी रिक्वायर इट इन राइट, अगर आपको उसकी रिक्वायरमेंट राइट में है तो क्या करना है, रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। कैसे? CaO है फर्स्ट इक्वेशन में, CaO राइट में है, हमें चाहिए लेफ्ट में, तो इसको रिवर्स करो। रिवर्स करने का मतलब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। जब आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट और प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दोगे तो ये डेल्टा H की वैल्यू सेम रहेगी, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। तो ये क्या बनेगा, देखो CaO सॉलिड गिव्स Ca सॉलिड प्लस यहाँ पे क्या था, हाफ O2 गैसियस, और अब डेल्टा H इस इक्वेशन के लिए -152 था तो अब इस इक्वेशन के लिए हो जाएगा +152। यहाँ तक की बात क्लियर है। अब सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या था, साफ साफ लिख लेते हैं इधर। Ca सॉलिड +2 ग्रेफाइट,
CaC2 सॉलिड, और इसका डेल्टा एच कितना था, -14। थोड़ा क्लियर लिखेंगे तब करने में आसानी है। थर्ड वाला आपका है सी ग्रेफाइट प्लस हाफ O2, सॉलिड भी लिख सकते थे, गिव्स CO गैसियस, यहाँ पे डेल्टा एच है आपका कितना, -26। तीन इक्वेशन मिल गई हमको, तीनों को प्लस करें, तीनों को प्लस कर दें हम। एक इक्वेशन ये बन गई, एक ये है, तीनों को प्लस कर लेते हैं। देखो तीनों को जब प्लस करोगे तो इधर CaO सॉलिड, इधर Ca सॉलिड, इधर 2 कार्बन ग्रेफाइट ये भी सॉलिड, और इधर 1 कार्बन ग्रेफाइट, लेफ्ट से लेफ्ट पूरा जुड़ जाएगा ना, हाफ O2 गैस, ये लेफ्ट में आ गया। अब राइट में देखो क्या क्या है, Ca सॉलिड, हाफ O2 गैस, CaC2 सॉलिड और CO गैस, ये आया। देखो क्या क्या कटेगा, जो चीज़ें इक्वल होती हैं वो कट जाती हैं। तो Ca सॉलिड से Ca सॉलिड उड़ जाएगा, और हाफ O2 गैस से हाफ O2 गैस उड़ जाएगा। तो राइट में तो ये बच गया, और लेफ्ट में क्या बच गया, CaO, और ये 2 ग्रेफाइट, ये 1 ग्रेफाइट कार्बन, तो 3 कार्बन हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई, CaC2 CaO था, CaO सॉलिड प्लस 3 कार्बन ग्रेफाइट गिव्स CO गैस प्लस CaC2 सॉलिड, बन गया जो इक्वेशन हमें चाहिए था। अब जो आपने इसमें किया है वही तो डेल्टा एच में भी करोगे। फाइनल इक्वेशन के लिए डेल्टा एच कैसे निकलेगा, जो हमने इसमें किया इन सबको प्लस किया है ना, तो डेल्टा एच को भी प्लस कर दो, 152 प्लस -14 प्लस -26 कर देते हैं। कितना बन गया, ये हो गया आपका 30, ये हो गया 40, ये आ गया डेल्टा एच। किस रिएक्शन के लिए, इस रिएक्शन के लिए। अब इस रिएक्शन में देखो CaC2 कितना बन रहा है, 1 मोल बन रहा है ना, तो इसका मतलब जब 1 मोल आप बनाते हो CaC2 तो इतना हीट आपको देना पड़ता है, ठीक है। डेल्टा एच पॉजिटिव आया तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, और इतना हीट आप दे रहे हो, तो 1 मोल के लिए आप कितना हीट दे रहे हो, 1 मोल CaC2 बना रहे हो तो हीट गिवन इज इक्वल टू 112 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक। अब आपको यहाँ पे मोल में नहीं पूछा है क्वेश्चन पूछ दिया इन्होंने किलोग्राम में। इन्होंने बोला 1.28 kg, तो अब ऐसा करते हैं मोल को केजी में कन्वर्ट कर ले। ये 1 मोल है CaC2 का, तो इसका मास निकाल लें, Gm/mm क्या होता है, मोल, तो Gm निकाल लेते हैं इसका 1 मोल का। 1 मोल का कितना आ जाएगा, मोलर मास के इक्वल आ जाएगा। इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो कितना होता है CaC2 का। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, कितना आ गया 64, ठीक है। तो इसका मतलब हमें पता चल गया, अगर 64 ग्राम लेते हैं हम, इसको केजी में कन्वर्ट कर लो, अगर 0.6
0.064 kg लेते हैं हम लोग CaC2, तो आपका 112 किलो कैलोरी पर मोल, मतलब किलो कैलोरी आपको हीट देनी पड़ती है। तो आपका क्वेश्चन में 1.28 kg पूछा है ना, 1.28 kg CaC2 अगर आपको बनाना है तो 1/112/0.064 निकल आएगा आंसर। ये 2 डेसिमल तक है, इसको 3 डेसिमल तक बना लेते हैं, उड़ा देते हैं। 64 का डबल करोगे तो शायद 128 ही आएगा, तो ये 20 आ जाएगा। अब ये 112 मल्टीप्लाइड बाई 20 कर दो, तो ये आ जाएगा 2240। सबको बात क्लियर हुई? पहले हमने 1 मोल के लिए निकाला, फिर 1 मोल से तो कोई पंगा ही नहीं है, 1 मोल आपको पता चल गया, तो मोल मालूम है तो पहले जीएम निकाल लिया, और उतना जीएम से आपको पता है इतने किलो कैलोरी लग रहा है, तो आपको इतने से कितना लगेगा। ओके हो गई बात? तो इसका मतलब आपको अगर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है तो आप इक्वेशन भी लिख सकते हो, और आप उस इक्वेशन को यूज करके किसी और रिएक्शन के लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी निकाल सकते हो। पक्का? और ये जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, ये आपका पॉजिटिव भी वैल्यू आ सकती है और निगेटिव भी। डेल्टा HF कैन बी पॉजिटिव, किसी इक्वेशन के लिए, किसी कंपाउंड के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, और किसी इक्वेशन के लिए, किसी कंपाउंड के लिए निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, जब पॉजिटिव होता है तो हम लोग बोलते हैं कि रिएक्शन एंडोथर्मिक था, और जब निगेटिव होता है तो बोलते हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक था। ठीक है, अब सब लोग थोड़ा ऑनेस्टली बता दो कि बात समझ में आई कि नहीं आई। जब ये समझ आ गया तब सेकेंड वाले टॉपिक पे चले ना, और भी एंथैल्पी है बहुत सारी है, तो पहली है जैसे मान, हाँ होमवर्क में मैं डाल दूंगी, क्योंकि अभी मेरे पास जो बुक रखी हुई है, मुझे उठ के देखना पड़ेगा, जो बुक रखी हुई है उसमें बढ़िया है तो बहुत सारी, लेकिन अगर एक समझ आ गई तो बाकी सब समझ आ जाएगी। ठीक है, चलो अब हम लोग, जैसे मान लो आपको लिखना है इक्वेशन, पहले तो आपको इक्वेशन लिखना ही सीखना पड़ेगा ना। इक्वेशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ लिखना है हमें, SO2 लिखना है सपोज। ठीक है, तो कैसे लिखे? सल्फर S8 के फॉर्म में होता है, S8, और दूसरी चीज इसमें ऑक्सीजन है ना, तो वो तो O2 के फॉर्म में होगी। अब SO2 बनाना है, 1 मोल बनाना है, तो इसको कितना ले लें? सोचो सोचो, सल्फर को कितना ले लें? जब आपको यहाँ पे 1 एटम चाहिए तो आप यहाँ पे, ये 8 है तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो? 1/8 ले सकते हो क्या? जब 1/8 ले लोगे तो 1 आ जाएगा, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 8, तो यहाँ 1/8 ले लें। यहाँ पे क्या ले लें? ये तो O2 ही चाहिए, 2 ही चाहिए, तो 2 ठीक है बात। तो ये इसके लिए जब आप डेल्टा HF निकालोगे, डेल्टा HR, तो वो डेल्टा HF हो जाएगा। क्लियर है बात? अब जैसे मान लो हमको लिखना है, किसके लिए बताते हैं आपको, जैसे मान लो हमको लिखना है, सपोज इक्वेशन लिखना आ गया तो बात बन जाएगी। H3PO4 के लिए इसको बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड या ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसके लिए लिखना है।
तो हमें फाइनल क्या बनाना है, H3PO4। तो जो बनाना है उसको राइट में पहले लिख लो, ठीक, क्योंकि उसका 1 मोल ही हमें बनाना है, फॉर्मेशन में 1 मोल लेते हैं। अब देखो H3 है ना, अब इसको H2 गैस से बनाओगे, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में होता है सॉलिड, या वाइट लिख दो यहाँ पे, और ऑक्सीजन आपकी O2 में। अब कैसे कैसे बनाए बताओ, दिमाग चलाओ, चलाओगे तभी तो आएगा। H2 को 3/2 से कर दे, अच्छा इसको 3/2 से कर दे तो क्या हो जाएगा, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 2 उड़ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो इस P4 को क्योंकि 4 है ना और हमें 1 चाहिए तो 1/4 से मल्टीप्लाई कर। O2 4 चाहिए, हमारे पास 2 है तो 2 से कर दें। ये बात सबको समझ आ रही है? इसके लिए जो डेल्टा H निकालोगे वही डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन हो जाएगा। पक्का? कभी कभी क्वेश्चन आपको देते हैं कि इसके लिए ये फॉर्मेशन का रिएक्शन है, ठीक है, या इसके लिए ये फॉर्मेशन का रिएक्शन नहीं है, ऐसे करके क्वेश्चन बनाते हैं। तो उसमें हमें देखना होता है कि वो चीज़ एलिमेंटल से बन रही है, 1 मोल बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर 1 मोल नहीं बन रही है तो वो नहीं होगा। जैसे एक क्वेश्चन बता देते हैं, उसमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, बस आपको ऑब्जर्व करना है। देखो, नॉट रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, कौन सा ऐसा है जो नहीं शो कर रहा है। देखो 4 ऑप्शन देती हूँ आपको। एक है आपका CO गैसियस प्लस हाफ O2 गैसियस गिव्स CO2 गैसियस, ठीक। दूसरा देखो, दूसरा लिखा है C सॉलिड प्लस O2 गैसियस गिव्स CO2 गैसियस। तीसरा लिखा हुआ है CH4 गैसियस प्लस, यहाँ पे हो गया 2O2 गैसियस गिव्स CO2 प्लस 2H2O। और एक दिया हुआ है ऐसे आपका CO प्लस O2 C solid plus 2O2 गिव्स 2CO2 गैसेस। अब बताना है कौन सा शो करेगा फॉर्मेशन को, कौन सा नहीं शो करेगा। पहले ए के बारे में बताओ, चलो ए देखो HCO2 के लिए चाहिए तो यहाँ पे ए कैसे करेगा, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कंपाउंड है, देख पा रहे हो, एलिमेंट है क्या, फॉर्मेशन के लिए एलिमेंट चाहिए ना, तो ये शो करेगा, नहीं शो करेगा, ये रिएक्शन फॉर्मेशन का नहीं है, तो नॉट रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन, ये ऑप्शन हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा है कार्बन सॉलिड O2 गैसियस, 1 मोल बन रहा है CO2 गैसियस, तो ये कर सकता है, ये शो करेगा। क्लियर हो रही है सबको बात? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन है। दूसरा देखो, यहाँ पे भी 1 मोल CO2 बन रहा है, लेकिन किससे बन रहा है, कंपाउंड से बन रहा है, कार्बन से थोड़ी बन रहा है, तो ये भी नहीं करेगा, नॉट शो। सेकेंड, थर्ड वाला देखो, चीजें वही ली, कार्बन सॉलिड लिया, ऑक्सीजन लिया, सेम रिएक्शन है, यहाँ डबल कर दिया 2 मोल, 2 मोल के लिए नहीं डिफाइन करते हैं, ये नहीं करेगा, 2 मोल के लिए डिफाइन नहीं करते हैं, इक्वेशन 2 मोल के लिए नहीं लिखते हैं, नॉट फॉर 2 मोल ऑफ CO2, तो ये भी नहीं करेगा। तो ना शो करने वाले कौन कौन से हो गए, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, मल्टीपल करेक्ट हो गया।
शो कौन कर रहा है? केवल ये वाला। क्लियर है बात? ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। टाइम बता दीजिए जल्दी से। 38 हो गया। एक कॉन्सेप्ट नया बता देते हैं, क्वेश्चन कल करवाएंगे। देखो, अब ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन के बारे में हम इंफॉर्मेशन जान गए। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नया एंथैल्पी। अरे किसके किसके कितने टेस्ट में आए नंबर? एंथैल्पी ऑफ कंबशन, जल्दी जल्दी बताइए, मुझे पता नहीं है नंबर। कौन कौन आया ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, ये तो बताओ। आपके कितने हैं? 50। विदुषी के 51। हाँ, और आयुष के कितने हैं? 49। और सारांश आप बताओ, जल्दी से बताओ। 49। और कौन है? कोमल। अरे ऐसे कैसे भूल जाते हो, गड़बड़ करते हो। मैं कंप्लेंट कर दूंगी, मैं गार्जियन से कंप्लेंट कर दूंगी, मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि ईयर के लास्ट में मुझे गार्जियन को रिप्लाई करना पड़ेगा। आप लोग समझ रहे हैं इन चीज़ों की सीरियसनेस को? आप हम्म, अच्छा। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड रुको, कंबशन बता दूं। रिकॉर्डिंग चल रही है ना, फिर तुम लोग को डांट लगाती। रिकॉर्डिंग ऑन है ना? अभी कंबशन बता दूं आपको। देखो, कंबशन का मतलब क्या होता है? बर्निंग होती है ना। अभी यहाँ पे हमने फॉर्मेशन किया था, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है हमको? किसी भी कंपाउंड को, किसी भी एलिमेंट को 1 मोल को बर्न करना है। वहाँ पे हम 1 मोल को फॉर्म कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग 1 मोल को कंप्लीटली कंबशन करवाएंगे, कंप्लीटली बर्न करवाएंगे। और किसी चीज़ की भी बर्निंग ऑक्सीजन से होती है, मतलब उस कंपाउंड का, उस एलिमेंट का ऑक्सीजन से रिएक्शन होना है। ओके, तो डेल्टा एच ऑफ कंबशन से डिनोट करते हैं। और होता क्या है? इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस undergo complete combustion to give प्रोडक्ट, कंबशन प्रोडक्ट। वहाँ पे हम 1 मोल बना रहे थे, यहाँ पे 1 मोल को जला रहे हैं। मोटी मोटी बात समझ में आ गई? जैसे आपने CH4 गैसियस के 1 मोल ले लिए, इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न कराया, तो आपका CO2 फॉर्म हुआ और H2O फॉर्म हो गया। ये लिक्विड बना, ये गैस बना। यहाँ पे जो भी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा उसको हम बोलेंगे डेल्टा एच कंबशन ऑफ CH4। ये डेल्टा HC जो है, ये कंबशन एंथैल्पी ऑफ CH4। क्लियर है बात? जैसे हमने बोला कि कार्बन है, इसको ऑक्सीजन, ये सॉलिड है, ये गैस है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला दिया, ये CO2 गैस है, ठीक है। तो अगर देखो तो ये कार्बन का कंबशन का भी रिएक्शन है, और ये कार्बन के फॉर्मेशन का, CO2 के फॉर्मेशन का भी रिएक्शन हो गया ना। ये रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन हो गया ये। अगर यहाँ पे डेल्टा एच जो भी हम निकालते हैं वैल्यू,
और यही सेम रिएक्शन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 भी तो था। क्लियर हुई बात? कार्बन को जलाया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 प्रोड्यूस हुई। ये कंबशन का भी रिएक्शन सेम है और फॉर्मेशन का भी सेम है। सबके लिए ऐसा सेम नहीं होता, किसी किसी के लिए सेम हो जाता है। ओके, अब देखो कुछ चीजें, जैसे वहां पे हम रेफरेंस स्टेट याद रखते थे, वैसे यहाँ पे हम कंबशन प्रोडक्ट याद रखते हैं। क्या जलेगा तो क्या बनेगा, कुछ स्टैंडर्ड याद रखेंगे, बाकी तो आपको इक्वेशन में दिया। जैसे कार्बन जलता है, जब बर्न होता है तो CO2 बनेगा। हाइड्रोजन बर्न होगा तो H2O लिक्विड भी बन सकता है, H2O गैस भी बन सकता है किसी रिएक्शन में। ठीक है, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। सल्फर अगर बर्न होगा तो SO2 गैस बनाएगा। ओके, अब देखो इसमें एक नोट करके एक पॉइंट हम लोग याद रखते हैं कि कभी भी अगर कंबशन की एंथैल्पी निकाल रहे हो, वो स्टैंडर्ड ले लो या आप डेल्टा एच ऑफ कंबशन किसी भी स्टेट में ले लो, तो ये जो कंबशन की एंथैल्पी होती है ना, ये हमेशा इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी निगेटिव। ऑलवेज निगेटिव। क्यों ऐसा होता है? देखो किसी भी चीज को जब हम बर्न करते हैं ना, जलाते हैं, तो हीट प्रोड्यूस होती है। जब बर्निंग होती है, कंबशन होता है, तो हीट प्रोड्यूस होती है हमेशा। इसलिए कंबशन की जो एंथैल्पी होगी इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी? निगेटिव। क्लियर है बात? अब इस पे हम लोग कल करेंगे क्वेश्चंस और भी एंथैल्पी पढ़ेंगे। हाँ, अब टेस्ट का डिस्कशन, एक सेकेंड।